नमस्कार। त्रिवेद आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आलेख और न्यूज़ हैं उनका विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारी फ्री मेंटोरशिप की। डे है आज हमारा 10। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा एथिक्स यानी GS4 के लिए, तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है सिविल सेवा के लिए योग्यता, एप्टीट्यूड एंड आधारभूत मूल्य, जो बेसिक वैल्यूज हैं जैसे कि ईमानदारी, निष्पक्षता, गैर पक्षपात, निष्पक्ष, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। यही ऐसे वर्ड हैं जिनको बार बार आपको, चाहे वो आपकी केस स्टडी हो या फिर आप आंसर लिख रहे हो, सबके लिए इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनका अर्थ क्या है ये आपको अच्छे से समझना है और सिविल सेवा में इसके लिए क्या महत्व है इनको पढ़ना। फिर बात करते हैं GS पेपर 2 पॉलिटी, जिसमें आपको पढ़ना है कि जो भारतीय संविधान है वो अन्य देशों के साथ किस प्रकार से तुलनात्मक रूप से, मतलब उसमें जो तुलना है वो सकारात्मक है या फिर उसमें कुछ भिन्नता है, तो ये आपको देखना है। 10 MCQ सोल्व करने का प्रयास करना है और 2 मेंस के क्वेश्चन है उनका आंसर राइटिंग करने का प्रयास करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे न्यूज़पेपर की डिस्कशन की। पहला जो है वो भारत चीन संबंध को लेकर न्यूज़ है। इसमें पीपल टू पीपल जो संबंध है उनकी पुनः शुरुआत हुई है। तो देखिए, पीपल टू पीपल रिलेशन होते हैं उनको बोलता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। देखिए, आपने डिप्लोमेसी के टाइप पढ़े होंगे, ट्रैक 1, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2, है ना, तो ये आपको याद करने हैं। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है, जिसमें लोगों से लोगों के बीच जो संबंध है उनको बेहतर बनाया जाता है, उनके माध्यम से जो संबंध है उनको आगे बढ़ाया जाता है। इसमें सांस्कृतिक संबंध हो सकते हैं, है ना, पर्यटन हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं जिसके माध्यम से संबंधों को बेहतर किया जाता है। तो देखिए, भारत सरकार है उसने 24 जुलाई 2025 को जो चीनी नागरिक हैं उनको पर्यटन वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया वो प्रारंभ कर दी है। ये 5 वर्षों बाद में पुनः शुरू हुई है। देखिए, 5 वर्ष पहले यानी 2020 में इसको निलंबित कर दिया गया था, यानी उस टाइम में चीनी नागरिकों को पर्यटन वीज़ा नहीं दिया जा रहा था। कारण क्या था, जो कोविड-19 की जो महामारी आई थी और फिर जो गलवान संघर्ष होता है 2020 में, तो इसको पुनः शुरू किया गया है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं यानी विश्वास निर्माण उपाय, उसके रूप में इसको देखा जा रहा है। ये निर्णय जो 30 जून 2025 को जो कैलाश मानसरोवर यात्रा की पुनः शुरुआत हुई है उसके बाद लिया गया है, जो कि भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला आया था जहाँ पे जो न्यूज़ क्लिक जो संस्थापक थे उनके विरुद्ध, तो उसमें क्या है कि न्यायालय ने कहा है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और अग्रिम जमानत है ना, उस पर उसने ऐतिहासिक निर्णय दिया है। जो ये 2020 का, इसमें 2 मामले थे जो कि न्यूज़ क्लिक संस्थापकों से जुड़े हुए थे। पहला है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, इसे 2020 में ईडी के द्वारा दायर किया गया था, और सेकंड था आर्थिक अपराध शाखा का मामला जो कि 2020 अगस्त का ही है और उसमें FDI मानकों के उल्लंघन के आरोप लगे थे इन पे। तो न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है, न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, यानी अनुच्छेद जो 21 में पर्सनल लिबर्टी दी गई है ना, उसके महत्व को स्थापित किया है। जो न्यायमूर्ति उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो कोई साधारण अधिकार नहीं है, इसे बिना किसी गंभीर विचार के बाधित नहीं किया जा सकता। और दूसरा कहा कि जमानत है उसको दंड स्वरूप नहीं रोका जा सकता, यानी कि जमानत का व्यक्ति को अधिकार है। इसके लिए उन्होंने भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार, उसका हवाला दिया। तो ये आपके लिए आर्टिकल 21 है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मेंस में जब आंसर राइटिंग कर रहे हो और प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें इस मामले को आप कोट कर सकते हैं। तो इसमें जब जांच हुई तो इसमें ये कहा गया है कि जांच के दौरान भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सर्वोपरि है और इसे केवल ठोस कारणों के आधार पर सीमित किया जा सकता है। बात करते हैं हमारी अगली न्यूज़ की, राष्ट्रीय आवश्यक नैदानिक सूची का अद्यतन और भारत में टीबी नियंत्रण नीति। बात करते हैं पृष्ठभूमि की, तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने राष्ट्रीय आवश्यक नैदानिक सूची है उसको अपडेट किया है।
इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, हेपेटाइटिस बी है, सिफिलिस है, जैसे रोग हैं उनकी त्वरित जांच, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग को प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर तक पहुंचाना है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहां तक पहुंचाना है। मुख्य फोकस इसका है टीबी पे। तो टीबी की जो प्रारंभिक पहचान और उपनिदानिक मामला है उन पे नियंत्रण स्थापित करना इसका उद्देश्य है। बात करते हैं टीबी की रोकथाम में नया दृष्टिकोण क्या है। तो मोलिकुलर टीबी जांच। अब जो सब हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पे नमूने एकत्रित किए जाते हैं और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पे भेजे जाएंगे। टीबी स्किन टेस्ट, इसमें क्या है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पे जो सक्रिय संक्रमण न होने पर भी टीबी की उपस्थिति का पता लगाना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि टीबी के जो मामले होते हैं उनमें सक्रिय संक्रमण नहीं होता है तो उनका पता नहीं चल पाता है, तो इसके लिए भी है कि टीबी स्किन टेस्ट किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है इसका कि जो बिना लक्षण वाले रोगी हैं उनकी पहचान करके जो संक्रमण है उसकी श्रृंखला को तोड़ना। तो बात करते हैं कि जो WHO और ICMR पे आधारित जो टीबी से जुड़े भारत के संदर्भ में आंकड़े हैं उनकी। तो 2015 से अब तक देखें, यानी पिछले लगभग 10 वर्ष के दौरान, तो मामलों में जो टीबी के मामले उनमें 17% की कमी आई है, मृत्यु दर में 20% की कमी आई है और 85% से अधिक रोगियों का इलाज हुआ है। अगर भारत में वैश्विक टीबी मामलों का प्रतिशत देखें तो ये लगभग 27% है। 39% जो टीबी मामले हैं उसमें उपनिदानिक यानी कोई लक्षण नहीं है पर संक्रमण मौजूद है। तो मतलब जो टीबी के ऐसे भी बहुत सारे यानी 39% ऐसे मामले हैं जहाँ पे लक्षण ही दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए जो विभिन्न जो जांच है वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बात करते हैं कि टीबी के मामले में भारत में चुनौतियाँ क्या हैं। तो एक है सब क्लिनिकल टीबी, यानी कि बिना लक्षण वाले मामले, उनकी पहचान काफ़ी मुश्किल होती है लेकिन उससे क्या संक्रमण तीव्रता से फैलता है। एक है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस MDR टीबी, है ना। इसका इलाज है वो काफ़ी जटिल और महंगा होता है। देखिए, ऐसी जो टीबी होती है ना वो जो MDR टीबी वो होती क्या है, तो ऐसी टीबी जिसके खिलाफ जो ड्रग होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो जो वर्तमान वाले जो ड्रग हैं वो काम नहीं करते हैं, तो फिर एक विशिष्ट जो ड्रग है उनकी आवश्यकता होती है जिसके कारण इनका इलाज है वो काफ़ी जटिल और महंगा हो जाता है। इसके अलावा जो प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली है वहाँ पे पर्याप्त संसाधन नहीं है, प्रशिक्षण की कमी है, वित्तीय बोझ और पोषण की कमी, विशेषकर मरीजों के उपचार और पुनर्वास है उसमें ये बाधा उत्पन्न करते हैं। तो बात करते हैं सरकारी प्रयास और रणनीति की। देखिए, भारत में टीबी के संदर्भ में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो अगर समग्र रूप से हम प्रयासों को देखें तो 1.7 लाख से अधिक जो हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं उन पर सेवाओं का विस्तार किया गया है। आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत जो प्राथमिक सेवाएं हैं उनका सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। पोषण सहायता प्रदान की जा रही है विशेषकर जो टीबी के रोगी हैं उनको। और जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य था 2025, हालांकि अभी जिस प्रकार की परिस्थितियां उसे ये लगता नहीं है कि 2025 में ये लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। बात करते हैं 21वीं सदी का नया भू अर्थशास्त्रीय आधार, जो कि क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स। तो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको 21वीं सदी का भू अर्थशास्त्रीय आधार माना गया है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्नत विनिर्माण के लिए, स्वच्छ ऊर्जा जो प्रणालियाँ उनके लिए, रणनीतिक जो तकनीक हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा, उन सभी के लिए ये जो क्रिटिकल मिनरल है ये आधार का कार्य करते हैं। इसके कारण से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, है ना, इनकी मांग तीव्रता से बढ़ रही है। विशेषकर से ऊर्जा संक्रमण जो हो रहा है वर्तमान में, डिजिटलीकरण, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं इसके कारण जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी मांग तीव्रता से बढ़ रही है। तो ये कहा जा रहा है कि 21वीं सदी में अगर आपको अर्थव्यवस्था की गति है उसको तीव्र करना है, गुणवत्ता करना है या बेहतर बनाना अपनी अर्थव्यवस्था को, तो इन खनिजों तक की उपलब्धता और पहुंच आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनकी अगर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं हम उनकी पारंपरिक ईंधनों से भिन्न स्थिति को देखें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो मतलब इनमें भिन्नता क्या है।
देखिए जो पारंपरिक ईंधन होते हैं वो हर जगह अवेलेबल हैं, है ना। वैश्विक रूप से इनका जो विस्तार है वो काफ़ी है, यानी किसी एक देश का इस पे ये कंट्रोल नहीं है कि एक स्थान पे वो केंद्रित हो गए हैं। लेकिन जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें क्या देखते हैं कि ये किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही सीमित हैं, तो भौगोलिक क्षेत्र उनका सीमित है। इसके अलावा जो पारंपरिक ईंधन है उनकी जो आपूर्ति श्रृंखला है वो काफ़ी व्यापक है। लेकिन अगर खनिजों के देखें, क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनकी जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है वो एक तो पारदर्शी नहीं है, दूसरी इसमें बहुत सारे जटिल चरण हैं जो कि प्रसंस्करण से लेकर रासायनिक रूपांतरण तक देखने को मिलते हैं। तो ये पारंपरिक ईंधनों से इस प्रकार भिन्न है। तो आपको पता होगा कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें चीन का अभी वर्तमान में वर्चस्व है। देखिए इसमें जो जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उसमें जो मध्य चरण होता है, जो प्रसंस्करण वाला मध्य चरण होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और अधिकतर देश हैं वो इसी में बाधाओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन चीन है वो इसमें सबसे अग्रणी है। देखिए जो चीन है वहाँ पे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं, उनके परिष्करण में 90% से अधिक है। कोबाल्ट का जो प्रसंस्करण है वो 70% और लिथियम रूपांतरण वो 60% के करीब है वहाँ पे, मतलब इतनी हिस्सेदारी रखता है चीन। हालांकि ये कोई ऐसा संयोग नहीं है कि ये अचानक से हो गया, बल्कि चीन में जो दशकों की रणनीतिक निवेश था वहाँ पे, नीति सामंजस्य और राज्य समर्थित जो औद्योगिक योजना है उनका ये परिणाम था कि वर्तमान में चीन का इन्हीं प्रसंस्करण पे कंट्रोल है, नियंत्रण है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के लिए क्या चुनौती और अवसर हैं। देखिए भारत है वर्तमान में जो ऊर्जा सेक्टर है, परिवहन है, तकनीक है, उनमें सभी में वो आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ये है कि अगर उसके पास ये क्रिटिकल मिनरल्स नहीं होंगे, है ना, और वर्तमान में हम देखते हैं लगभग 100% ही वो इन चीज़ों का आयात करता है। तो अगर भारत को इनमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है तो अब उसको विशिष्ट प्रयास करने होंगे, अपनी एक विशिष्ट रणनीति बनानी होगी। जैसे चीन ने अपना जो नीति सामंजस्य राज्य समर्थन प्राप्त किया, वैसा ही भारत को करना होगा। तो आवश्यक है कि भारत है वो उन आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर न रहे जैसे जो अपारदर्शी हैं, जहाँ से राजनीतिक जोखिम है और कुछ देशों द्वारा ही नियंत्रण है, जैसे कि चीन के संदर्भ में हम देख सकते हैं। तो भारत की रणनीति और प्रयास की बात करें तो भारत ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है, 2022 में शुरुआत की गई थी। इसके तहत खनन मंत्रालय उसके द्वारा 30 क्रिटिकल मिनरलों की पहचान की गई थी, जिनका स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य की तकनीकों के लिए रणनीतिक महत्व है, जिन पे भारत की वर्तमान में आयात निर्भरता है और घरेलू संसाधन है वहाँ पे वो सीमित हैं। तो इसी संदर्भ में 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है, आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो यानी कि जो राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन है वो कब शुरू किया गया, 2025 में। 2022 में खनन मंत्रालय उसके द्वारा जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स की खोज की गई थी, उन्हीं के लिए, है ना, आगे बढ़ने के लिए, घरेलू संसाधन उनको समृद्ध करने के लिए, आयात निर्भरता कम करने के लिए इसके तहत प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें है कि पहला उद्देश्य क्या है कि आपूर्ति श्रृंखला उसकी सुरक्षा करना और दूसरा उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो वर्तमान स्थिति की बात करें भारत के लिए, तो भारत है वर्तमान में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए 100% आयात पे निर्भर है, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और सिलिकॉन। तो ये ऐसे हैं जहाँ पे 100% आयात पे निर्भर है। हालांकि भारत है वो घरेलू स्तर पे इनकी खोज कर रहा है, लेकिन ये अभी शुरुआती स्तर पे है। जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा पिछले साल 195 और इसी वर्ष 227 नई खोज परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। बात करें खनिज नीलामी की स्थिति क्या है, अभी 5 चरण हुए हैं जिनमें महत्वपूर्ण जो खनिज ब्लॉक हैं उनकी नीलामी हुई है, परंतु यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ हैं। जैसे जो लागत है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी उच्च पूंजी लागत है। जो घरेलू प्रसंस्करण है वो काफ़ी सीमित क्षमता से युक्त है, मतलब जो कैपेसिटी है हमारी वो काफ़ी कम है।
तकनीकी रूप से बात करें तो जो सक्षम बोले जाता है उनकी बहुत सारी कमी है। तो इसके कारण क्या होता है, जो नीलामी है वो तो विफल हो जाती है या फिर निरस्त हो जाती है। बात करते हैं प्रसंस्करण बोटलनेक्स क्या है। भारत की ये सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, जिस मामले में चीन को विशिष्टता प्राप्त है मध्य चरण में, वो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में जो खनिज है उनकी बैटरी ग्रेड या फिर कंपोनेंट रेडी है, रूपांतरण करने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम है। यानी जो खनिज है उनको एकदम रेडी रूप में यूज किया जा सके, ऐसे रूपांतरण की जो क्षमता है वो भारत के पास बहुत ही कम है। तो यही है कि मध्य चरण की जो कमजोरी है। इसी कारण से भारत है वो प्रसंस्करण के मामले में विदेशी जो इकाइयाँ हैं उन पर निर्भर है। तो समाधान क्या है? तो जो NCMM शुरू किया गया है उसके तहत विशेष प्रसंस्करण जोन स्थापित किए जाएंगे या विकसित किए जाएंगे। PLI जैसी योजना है उनके जरिए निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा और रासायनिक रूपांतरण और पृथक्करण के लिए उन्नत इकाइयाँ स्थापित किए जाएंगी। बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पर संकट। देखिए, हाल ही के महीनों में चीन द्वारा जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण जो भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र है वो काफ़ी संकट से गुजर रहा है। तो इसके कारण जो बहुत सारी कंपनियां उन्होंने उत्पादन में कटौती भी की चेतावनी दी है। विशेषकर ये देखते हैं कि जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व से बने जो मैग्नेट हैं, जो कि इलेक्ट्रिक और जो पारंपरिक वाहन हैं दोनों के लिए काफ़ी अनिवार्य हैं, और चीन है उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो समाधान क्या हो सकता है? तो भारत है वो स्वतंत्र आपूर्ति श्रृंखलाएँ हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करे, अन्वेषण करे, प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाए और रणनीतिक साझेदारी है उनको बढ़ावा दे। बात करते हैं हम वैश्विक साझेदारी और फ्रेंड शोरिंग। भारत को चाहिए कि अपने वो जो सीमित घरेलू भंडार है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे देशों की खोज करे जो कि विश्वसनीय साझेदार बन सके, जहाँ से गहरे सहयोग विकसित हो सके। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जैसी वैश्विक पहलें हैं वहाँ पे भारत सक्रिय भूमिका निभा सकता है। क्वाड, G20 जैसे मंच हैं उनका प्रयोग कर सकता है ताकि जो विश्वसनीय खनिज व्यापार है वो सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी और पुनर्चक्रण पे भारत को ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। भारत को चाहिए कि जो महत्वपूर्ण खनिज है उसकी आत्मनिर्भरता के लिए जो कचरा और बैटरियाँ उनका पुनर्चक्रण करें। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो काफ़ी बिखरी हुई है और अनौपचारिक जो है वो काफ़ी है, ठीक है ना। यानी औपचारिक रूप से यहाँ पे पुनर्चक्रण नहीं हो पाता है। इसके अलावा संग्रह, विघटन और उच्च दक्षता पुनर्प्राप्ति के लिए पर्याप्त इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता है। इसके बाद बात करते हैं सतत खनन और स्थानीय समुदायों की भूमिका। देखिए, जो कई महत्वपूर्ण खनिज हैं वो कहाँ पे, जो आदिवासी या फिर पारिस्थितिकी रूप से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे स्थित हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन के जो अनुपालन है यानी ESG अनुपालन है उनमें कमी देखी जाती है। और फिर क्या होता है, उसका विरोध होता है, देरी होती है और मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता है। तो समाधान क्या है कि जिन क्षेत्रों में भी खनन किया जाए और जो आदिवासी या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे जो ESG अनुपालन है उसको बेहतर रूप में लागू किया जाए। यानी कि वहाँ पर्यावरणीय मंजूरी है वो पर्याप्त रूप में हो, वहाँ सामाजिक और शासन संबंधित जो मुद्दे हैं उनका बेहतर रूप में अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो ESG जो ढांचा है उसको समावेशी रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो स्थानीय जो समुदाय हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, उनके साथ लाभ है उसको साझा किया जाए और विश्वास निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। नीतिगत सुझाव क्या हो सकते हैं? तो देखिए, भविष्य की जो मांग है, आपूर्ति और तकनीकी प्रवृत्ति है उनके आधार पे आवश्यक है कि भारत है वो अपने जो महत्वपूर्ण खनिजों की जो सूची है उसको समय समय पर पुनर्मूल्यांकित करें और जो सोर्स रणनीतियाँ हैं उनको वैश्विक परिस्थिति के अनुसार लचीला बनाएं। तो ये आपका जो क्रिटिकल मिनरल्स है उस पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कि प्री और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से उपयोगी है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जलवायु न्याय पर ऐतिहासिक निर्णय। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख न्यायिक संस्था है क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया है जलवायु न्याय पे। उसने कहा कि जो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित
जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत बाध्यकारी होने चाहिए। अगर कोई देश जो ये कदम उठाए गए हैं, जैसे मान लीजिए पेरिस क्लाइमेट जो समझौता हुआ था, अगर उसके जो प्रावधान हैं अगर उनको लागू नहीं किया जाता है तो जो आईसीजे है उसका कहना है कि इसे इंटरनेशनली रोंगफुल एक्ट माना जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये बाध्यकारी बना दिया गया है कि जो भी देश हैं वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी प्रयास होते हैं उनको लागू करें ही करें। तो ये एक तरीके से ये कानूनी जिम्मेदारी बना दी गई है। तो इसका अर्थ, तो इसके जो निर्णय हैं उसके मूल बिंदुओं की बात करें तो जलवायु जो कार्यवाही है वो अब केवल नीति की बात नहीं रह गई, मतलब सिर्फ की पॉलिसी में शामिल कर लीजिए, बल्कि इसको कानूनी जिम्मेदारी बना दी गई है कि आपको करना ही होगा। यदि कोई देश जलवायु दायित्व को पूरा नहीं करता है तो क्या है कि उसको नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विशेष रूप से जो छोटे द्वीपीय देश हैं जो कि क्लाइमेट के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, उनको मुआवजा देना पड़ सकता है। बात करते हैं इस मामले की पृष्ठभूमि की। तो देखिए, ये मामला जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके द्वारा न्यायालय से एडवाइस मांगी गई थी। तो जो महासभा है उसने आईसीसी से जब सलाह मांगी तो उसने कहा, मतलब जो मामले थे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो सलाह मांगी जिन पे, कि पहला है कि जलवायु परिवर्तन पर देशों के दायित्व क्या है, और यदि कोई देश दायित्व पूरा नहीं करता है तो उसके क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं। इसी मामले पे जो आईसीजे है उससे सलाह मांगी गई थी। तो आईसीजे ने क्या निर्णय दिया कि जैसे यूएनएफसीसी और 2015 का जो पेरिस समझौता है उसके जो सदस्य देश हैं उन पे ये बाध्यता है कि वह ग्रीन हाउस जो गैस हैं उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं, और जो जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनसे निपटने के लिए जो अनुकूलन के जो उपाय हैं वो करें। दूसरा है कि विकसित देश हैं वो अपनी अतिरिक्त जिम्मेदारी लें और वे जलवायु कार्यों में नेतृत्व प्रदान करें। थर्ड है कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भी उसमें हवाला दिया गया जो जलवायु प्रणाली से संबंधित हैं और जो बेहतर रूप से कार्य कर रही हैं, जैसे अनक्लोज जो कि समुद्री कानून से संबंधित है, तो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसके अलावा ओजोन परत के लिए आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जैव विविधता संधि है, मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए संधि है। तो इनका भी उसने हवाला दिया कि जिस प्रकार से इनमें किया जा रहा है इसी प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित अन्य प्रयास हैं उनको बेहतर रूप से लागू किया जाए। हालांकि जो ये निर्णय दिया गया ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसे जलवायु न्याय की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इसका प्रभाव क्या होगा, तो इसका उपयोग होगा दुनिया भर में जो भी दायर हैं। देखिए, क्लाइमेट को लेके बहुत सारे मुकदमे दायर होते हैं, है ना। इसके साथ ही जो सरकार और कंपनियों के जो दायित्व हैं वो भी इससे सुनिश्चित हो पाएंगे। तो जो जलवायु न्याय की अवधारणा है ना, वो काफ़ी मजबूत होने की संभावना है। तो यह निर्णय भविष्य में जो जलवायु कार्रवाई होगी वहाँ पे कानूनी ढांचे की बेहतर लाने की कोशिश की जाएगी, और ये न्यायपालिका और जो नीति निर्माता हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। इसके बाद अगला जो हमारा न्यूज़ है पाइका विद्रोह, जो 1817 का ओडिशा विद्रोह है। पृष्ठभूमि की बात करें तो स्थान क्या था, ओडिशा खुर्दा में 1817 में हुआ, तो यानी 1857 की जो क्रांति है उससे 40 वर्ष पहले। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके विरुद्ध हुआ था। प्रमुख नेता थे इसके बख्शी जगबंधु और जय राजगुरु। तो बात करते हैं कि पाइका थे कौन। तो पाइका हैं वो पैदल सैनिक थे जो कि जो गजपति शासक थे उनके द्वारा नियुक्त सैन्य वंशीय योद्धा थे, और उन ये जो जागीर थी, यानी जागीर क्या बोला जाता था उसके निष्कर भूमि, उसके बदले में ये सैनिक होते थे। तो बात करते हैं विद्रोह के कारण क्या थे। देखिए 1803 है उसमें ब्रिटिश अधिग्रहण कर लिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उड़ीसा था उसको मराठों से जीत लिया था और उसका अधिग्रहण कर लिया था। इसके कारण था जो पाइका थे उनके जो पारंपरिक संरक्षण था वो अब समाप्त हो गया। कर सुधार को लेके तो यहाँ पे नई जमींदारी व्यवस्था शुरू हुई। इससे जो पारंपरिक जो भूमिधर थे वहाँ के, वो जो अपनी भूमि है उसको खो बैठे, और फिर ये जो भूमि थी वो बंगाली जमींदारों ने खरीद ली, जिसके कारण ये जो नई जमींदारी व्यवस्था हुई इसने जो पाइका थे उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इसके अलावा मुद्रा परिवर्तन,
देखिए, जो ब्रिटिश थे उन्होंने रुपए में कर वसूली शुरू की। इससे जो ग्रामीण थे, वहाँ के जो ग्रामीण थे उनको काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि वहाँ पे जो प्रचलित मुद्रा थी वो अन्य रूप में थी, जिनको काउडी या अन्य मुद्रा थी कहा जाता है। इसके अलावा नमक नियंत्रण, जो कि 1814 में स्थापित किया। तो ब्रिटिश थे, उन्होंने उड़ीसा के जो तटवर्ती क्षेत्र थे वहाँ पे नमक पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इससे भी जो आदिवासी थे उनमें असंतोष था। तो इसके परिणाम स्वरूप होता है विद्रोह मार्च 1817 में। यहाँ पे लगभग 400 जो कोंद आदिवासी थे वो बनापुर थाने पर हमला करते हैं। फिर जो बक्सी जगबंधु हैं उनके नेतृत्व में इस बहुत सारे ब्रिटिश अफसर हैं, उनकी हत्या की जाती है, कोषागार की लूट की जाती है और सरकारी भवनों को जलाया जाता है। हालांकि बाद में ब्रिटिश हैं उनके द्वारा क्रूरता से इस विद्रोह को कुचल दिया जाता है, लेकिन जो बक्सी जगबंधु थे वो 1825 तक जंगलों में इससे संघर्ष करते रहे। तो आज का न्यूज़ हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।